प्रयोजक व्यापार को कहने के लिए जब दूसरा नहीं चाहता है तो भी नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं? तदापि निश्यते, स्त्री भाव निपातन नहीं चाहते हैं। तो ये स्त्रापा के धातु है। स्त्रैपा के चुरादिगण में पड़ी है, घटादिगण में भी पड़ी है, स्त्रापा के मित्तु के लिए सबका ग्रहण है। यहाँ शीतम पाके स्त्रापा के अदादिगण में पड़ी है, श्रई पाके चुरादिगण में पड़ी है। श्रई का भी स्त्रा हो जाएगा, आदेश उपदेश है शिति। घटादि में मित्त संज्ञा करने के लिए पड़ी है, स्त्रापा के सबका ग्रहण हो जाएगा। तो जो स्त्रई पाके है ना, उसका भी कृतात्व का ये रूप होता है। निपातन सामर्थ्य से लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा आश्रित नहीं होती। ये जो पदमंजरी में स्त्रायतेरपि कृतात्व से तद्रूपम, ये गलत छप गया है। स्त्रायतेरपि कृतात्व से तद्रूपम होना चाहिए। कृतात्व से तद्रूपम लिखा है ना, ये श्रायते होना चाहिए। स्त्रई धातु का रूप चलाएंगे, स्त्रई पाके धातु का रूप चलाएंगे तो श्रायते कहना चाह रहे हैं। ये लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा यदि आश्रित हो जाए तो चुरादिगण की ग्रहण नहीं होगा ना। जो लाक्षणिक स्रा रूप है उसका ग्रहण नहीं होगा ना। जो प्रतिपदोक्त स्रा है, एक धातु हो स्रा पाके, ये प्रतिपदोक्त है। एक सूत्र से स्रा रूप बना दिया, वो लाक्षणिक है। लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से ग्रहणम भवति। प्रतिपदोक्त और लाक्षणिक में केवल प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होता है। तो उसको पदमंजरी का दिखाया कि स्त्रायतेर अभिकृतात्व से तद्रूपम भवति। स्त्रायति को अभी यही रूप होता है। निपातन सामर्थ्य से लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा का आश्रय नहीं किया जाता। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा का आश्रय नहीं किया जाता है जी। तब तो दोनों ही फिर ग्रहण करते हैं। दोनों ही फिर तो इससे भी और उससे भी यदि उसका आश्रय नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लक्षणों से बन रहा है श्रा, और वो श्राप आके प्रतिपदोक्त है जिससे हम काम किया। आश्रय नहीं करेंगे तो दोनों से ही करेंगे। ठीक है। श्रायते नहीं है, श्रायते। वो तो मैं ठीक करवाया है, श्रायते लिखा है, श्रायते होना चाहिए। विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, हैं? क्षीर हविषो अन्यत्र विकल्प प्राप्नोति, तो उसका उत्तर दे रहे हैं काशिका में। व्यवस्थित विभाषा चेयम तेन क्षीर हविषोर नित्यम श्री भाव भवति अन्यत्र न भवति। एक बात, यद्यपि बाह्य प्रयोजक द्वितीय नीच उत्पद्यते, यहाँ प्रयोजक शब्द का अर्थ है प्रयोजक व्यापार। लिखा है पद्मंजरी न्यास दोनों में लिखा है, प्रयोजक व्यापार प्रेषण अध्यक्षण आदि कार्य कारणोपचारम कृत्वा प्रयोजक शब्देन उच्यते। कार्य में कारण का उपचार, जो कार्य है उसमें कारण का उपचार कर दिया है। ये सारे कार्य में ही तो कारण के उपचार हैं। आयुर्वै घृतम, जल ही जीवन है, जलमेव जीवनम। अन्नम वै प्राणा, अन्नम वही प्राणा। अन्न तो कारण, प्राण का कारण है, और प्राण जो है कार्य है। तो अन्न को जब हम प्राण कह रहे हैं, कारण कार्य में मतलब लीन करके बता दिया। उपचार ये होता है कि किसी चीज का आरोप, उपचार का मतलब आरोप। तो कार्य हमारे सामने है, उसके ऊपर कारण का उपचार कर दिया। कारण शब्द से कह रहे हैं कार्य को। जीवन का कारण जल है, तो जल का आरोप कर दिया जीवन के ऊपर। कार्य तो जीवन है, कारण तो जल है, तो जल का आरोप कर दिया। हाँ, जीवन का आरोप नहीं कर रहे हैं जल पर, जल का आरोप कर रहे हैं जीवन के ऊपर।
ठीक है। कारण कार्य भाव को दर्शाने के लिए भी आरोप होता है, कभी भ्रांति से भी आरोप होता है। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प का आरोप, ये भ्रांति जन्य है। भ्रांति के कारण से रस्सी के ऊपर, कभी सादृश्य दिखाने के लिए भी आरोप होता है। ये 3 हेतु हैं आरोप करने में। ये बालक शेर के समान है, बालक एक चीज है, शेर एक चीज है। तो शेर का सादृश्य दिखाने के लिए, मतलब उपमान उपमेय देखना चाहिए। शेर जो है उपमान है, उपमेय है, तो उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया गया। उपमेय बालक है, उसको शेर बताया जा रहा है, उपमान का आरोप कर दिया उपमेय के ऊपर। बालक उपमेय है और शेर उपमान। हाँ, शेर उपमान है, तो उपमान का उपमेय के ऊपर आरोप कर दिया। ये आरोप क्यों किया? सादृश्य बताने के लिए। आयुर्वै घृतम, या कारण का कार्य के ऊपर उपचार कर दिया, कार्य को कारण शब्द से कह दिया। आयुर्वै घृतम, घी आयु है, घी तो साक्षात आयु है, तो आयु को घी बता रहे हैं। घी आयु अलग है, यूं कहते ना कि घी आयु का कारण है, तब तो उपचार नहीं था, हैं? सीधा विधा रूप में कथन करते तब तो लक्षणा नहीं बनती कि घी आयु का कारण है। लेकिन कह रहे हैं कि आयुर्वै घृतम, जो आयु है, घी ही आयु है। घी अन्न ही प्राण है। आयु आयु का कारण घी, ऐसा तो कहते तो अभिधा हो गई। और घी ही आयु है, ही जो है घी के साथ बोला हमने, ऐसे तो बोल देते हैं, घी समझ लो आयु ही है, घी समझ लीजिए आयु ही है। पर एक साथ बोलते हैं तब अटपटा लगता है। आयु ही घी है ऐसे बोलेंगे ना, हाँ, आयु ही घी है। जल ही जीवन है बोलते हैं ना, बल देने के लिए ऐसा कर देते हैं ना, उस पर जोर देने के लिए ऐसे, जल ही जीवन है, इसका मतलब ये है कि और कोई जीवन नहीं है क्या? जल ही जीवन है, ये तो व्यवहार होता है ना। तो ये है कि जल के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं, घी के बिना तो आयु संभव है। उसको दिखाना चाहते हैं ना कहने वाला वक्ता। यहाँ पर ये थोड़ी है क्या संभव क्या असंभव, वक्ता वाक्य के द्वारा क्या कहना चाहता है। यहाँ पर तो वक्ता के शब्दों के ऊपर हम चल रहे हैं, ये नहीं है कि सिद्धांत तक क्या है क्या नहीं है। वक्ता जो है क्या बोल रहा है, उन शब्दों में क्या कहना चाहता है, ये देख रहे हैं। घी सादृश्य वस्तु से घी को ज्यादा महत्व देने के लिए अन्न ही प्राण है, नहीं व्यंजना लक्षण है। अन्नम वही प्राणा, अन्नम एव प्राणा, ये अन्न नाम की जो चीज है ये साक्षात प्राण है। अन्न नाम की जो वस्तु है ये साक्षात प्राण है, जीवित प्राण है। प्राण का कारण है ये अन्न। कारण का कार्य पर आरोप करते हैं। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है वो अन्न, या अन्न धातु से अन्न बनाए तो उसका अर्थ ये होगा जो श्वास लेते हैं जिसके आधार से, जो भी ग्रहण करते हैं उसको नहीं, अन्न प्राण ने धातु से अन्न बनाए तो अर्थ होगा अन्न वो है जिसको श्वास के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसके आधार से हम श्वास लेते हैं।
नहीं, दो अर्थ हैं। एक तो अद्यते इति अन्नम, हाँ, अद धातु से यदि अन्न बनाएंगे तो जो खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं। और एक जिसके कारण से श्वास ली जाती है। हाँ, तो जिसके कारण से श्वास लेते हैं तो प्रवृत्ति निमित्त अलग हो गया ना। प्रवृत्ति निमित्त एक तो अदन है और एक अनन है। अन्नम कस्मात अदनात, अन्नम कस्मात अननात, ऐसे बोलेंगे। वो ल्युट प्रत्यय करके पंचमी में रूप चला करके बताते हैं प्रवृत्ति निमित्त को दिखाने के लिए। गाव कस्मात गमनात, मनुष्य कस्मात मननात, ऐसे। वृक्ष कस्मात व्रश्चनात, तरु कस्मात तरणात। हाँ, अश्व कस्मात आसु व्यापनात। कारण तो अन्न हो गया ना। ये जो भोजन आदि हम खाते हैं उसके कारण से ही श्वास ले रहे हैं। उससे जो शक्ति निष्कासित होती है उस शक्ति से हमारा प्राण संचालन होता है। हाँ, नहीं, व्यंजना सब जगह नहीं होती है। व्यंजना तो तब होती है लक्षणामूलक व्यंजना या अभिधामूलक व्यंजना। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है, जैसे उसके शौर्यातिशय को दिखाना चाहता है, तो हम उपमान उपमेय का प्रयोग करते हैं ना, इस रूप में रूपक बना देते हैं। रूपक में तो हमेशा लक्षणा ही होती है। जब हम रूपक का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर लक्षणा ही होती है। एक तो उपमा होती है, एक लक्षणा होती है। तो उपमा में तो सीधा अभिधा का प्रयोग किया जाता है और रूपक में लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। अतिशयोक्ति में भी लक्षणा ही है। 3 स्टेज है ना, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति। उपमा में तो अभिधा होती है, जैसे शेर के समान है ये बच्चा, बच्चा शेर है, ये लक्षणा होगी। शेर, हमारे बीच में एक शेर बैठा हुआ है, ये अतिशयोक्ति होगी। यूँ कह दो कि इसमें व्यंजना ये है कि जब उसको ये बोलते हैं कि ये बच्चा शेर है, तो यूँ कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बहादुर है। हैं? उसकी बहादुरी को ज़्यादा अच्छे ढंग से बताना चाहते हैं, इसलिए जो है लक्षणा का प्रयोग किया है। लक्षणामूलक व्यंजना बोलेंगे इसको। लक्षणा मूल में है जिसके, ऐसी व्यंजना। कभी कभी अभिधा से भी व्यंजना निकलती सीधी। अभिधा जैसे 12 बज गए या 11 बज गए, अर्थात पाठ समाप्त हो गया, हैं, तो अभिधा मूलक व्यंजना है ना। तो यहाँ पर प्रयोजक व्यापारा कार्य कारणोपचारम कृत्वा, प्रयोजक शब्देन, कार्य में कारण का उपचार कर दिया है। प्रेषण अध्येषण आदि जो व्यापार है ना, प्रयोजक का जो व्यापार है वो तो कार्य है, और उस कार्य में प्रयोजक जो कारण है उसका उपचार कर दिया। न्यास देखिए पढ़ के, प्रयोजक व्यापारा प्रेषण अध्येषण आदि। प्रयोजक व्यापार क्या है? प्रेषण और अध्येषण, भेजना, कार्य में लगाना। कार्य कारणोपचारम कृत्वा प्रयोजक शब्देन उक्ता। कार्य के ऊपर कारण का उपचार करके, कार्य के ऊपर कारण का व्यवहार करके प्रयोजक शब्द से कह दिया। प्रयोजक व्यापार को, प्रयोजक कारण है और उसका जो व्यापार है वो कार्य है, तो कार्य को कारण शब्द से कह देते हैं। तो कार्य जो व्यापार है उसको कारण प्रयोजक शब्द से कह दिया। सरल है, जटिल नहीं है। कार्य जो व्यापार है उसको कारण शब्द से कह दिया। उदाहरण ही तो है ये सब। प्रयोजक, प्रयोजक का व्यापार। जैसे आप प्रेरणा देते हो किसी को पढ़ने की कि भाई पढ़ो, तो हम कहते हैं फूलचंद्रः पाठयति वेदम अध्यापयति वेदम पाठयति। तो आप प्रयोजक हैं, आपका जो प्रेरणा है वो आपका व्यापार है।
तो जो व्यापार है उसको प्रयोजक शब्द से कह रहे हैं। आपके व्यापार को प्रेरणा देने वाले शब्द से कह रहे हैं, प्रयोजक शब्द से कह रहे हैं। प्रयोजक और प्रयोजक का व्यापार दो चीज हो गई ना, तो व्यापार को प्रयोजक शब्द से कहेंगे तो लक्षणा ही होगी। एक प्रयोजक है, एक प्रयोजक का व्यापार है, तो व्यापार को जब प्रयोजक शब्द से कहोगे तो वो लक्षणा ही होगी। वही बात यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि बाह्य प्रयोजके द्वितीयो निजुत्पद्यते, जब दूसरा कोई एक प्रयोजक व्यापार को कहने के लिए, बहिर्भूत प्रयोजक व्यापार को कहने के लिए दूसरा नहीं चाहेगा। बहिर्भूत इसलिए कहा इसको कि प्राकृत अर्थ से बहिर्भूत, वो उसमें अंतर्भूत नहीं है ना, तो दूसरा नहीं चाह जाएगा। तब भी क्षीर और हवि को कहने के लिए तदापि नेष्यते, तदापि किम नेष्यते, क्षीर हवि को कहने के लिए ये निपातन नहीं चाहते हैं। व्यवस्थित विभाषा कर देखने लगे जैसे प्राकृत अर्थ इसमें देखने लगे, प्राकृत अर्थ जैसे श्रपितम क्षीरम देवदत्तेन यज्ञदत्तेन, तो पहले तो हम इसमें प्राकृत नहीं, प्राकृत अर्थ से बहिर्भूत। प्राकृत अर्थ है पच धातु का जो अर्थ है ना, उसको यहाँ प्राकृत अर्थ कह रहे हैं। तो श्राति धातु अकर्मक है और कर्मकर्तृ विषयक पच धातु के अर्थ में वर्तमान है। जैसे पच्यते ओदना स्वयमेव, ये अकर्मक पच धातु कर्मकर्तृ विषयक पच के अर्थ में है। ओदन अपने आप पक रहा है, इसी को आप कहोगे तो क्या बोलोगे? पच्यते ओदन स्वयमेव, इस अर्थ में श्रा धातु है। शीतम क्षीरम, इसका अर्थ है क्षीरम, दूध पक गया है, स्वयं ही पक गया है। ठीक है। पाक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक विक्लिति लक्षण, एक विक्लेदना लक्षण। उभयत्रापि पचे प्रयोग दर्शनात् पच्यते ओदना स्वयमेव पचते ओदनम देवदत्ता। देखो, जब हम ये कहते हैं पच्यते ओदना स्वयमेव, यहाँ विक्लिति लक्षण पाक है, और जब हम कहते हैं देवदत्ता ओदनम पचती, यहाँ विक्लेदना लक्षण पाक है। विक्लिति लक्षण पाक का मतलब है ओदन अपने आप पक रहा है। विक्लेदना लक्षण पाक का मतलब है कि देवदत्त ओदन पका रहा है। तो पाक के दो स्वरूप हैं, एक विक्लिति लक्षण, एक विक्लेदना लक्षण। श्राति पाक सामान्य कहा है, श्रितम पाके सामान्य पाक कहा है, फिर भी कर्म कर्तृ विषयक पच धातु के अर्थ में है। और षण्यंतो भी प्राकृतम अर्थम आह, प्राकृत का अर्थ है यहाँ पर प्रकृति में होने वाला णिच रहित जो पचिवाच्य जो अर्थ है, णिच प्रत्यय से रहित जो पच धातु का अर्थ है। प्राकृत अर्थ है यहाँ पर पच धातु का बिना णिच के जो अर्थ निकलता है, पचती का जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ को कहता है। वो भी पाक ही है, वो पाचयति के अर्थ में नहीं है। जब श्रा धातु से श्रायति बनाएंगे ना, तो इसका ये अर्थ है श्रायति बराबर पचती, ऐसा बता रहे हैं। जैसे बोलते हैं सिद्ध्यति ओदना, ओदनम साधयति। सिद्ध्यति ओदना का अर्थ है ओदन सिद्ध हो रहा है। साधयति ओदनम का अर्थ होता है ओदन को सिद्ध कर रहा है, पका रहा है। सिद्ध्यति ओदना जब हम बोलते हैं तो ये अर्थ होता है ओदन पक रहा है। साधयति ओदनम का अर्थ होता है पका रहा है। नीच का अर्थ नहीं ले रहे हैं इसमें, श्रायति पचति एक ही। श्रायति और पचती एक ही अर्थ है। जब इससे बहिर्भूत प्रयोजक व्यापार को कहने के लिए नहीं चाहेगा, दूसरा नहीं चाहेगा, तब फिर वो प्रेरणा वो अर्थ बनेगा कि वो पाचयति का जो अर्थ है वो अर्थ बनेगा जब ये यहाँ पर जो दूसरा नहीं चाहेगा। स्वार्थिक जैसे नीच होता है उस तरह का शीतम क्षीरम
और शीतम क्षीरम दे दत्ते। कर्म में जब बोलेंगे वाला नीच भी तो हेतुमती च से आया, तो फिर ये अर्थ क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या, हेतुमती च से आया ना अभी। ये स्रा धातु जो होती है कर्म कर्तृ विषयक जो पच धातु है उसके अर्थ को कहती है। स्रा धातु का अर्थ होता है पक रहा है, न कि पका रहा है। जब पक रहा है को नीच में बदलोगे तब श्रायति का अर्थ होगा पका रहा है। इसलिए कहा है कि बाह्य प्रयोजक है। हाँ, माने जो पच धातु का जो निजंत का अर्थ होता है उसको समान बताने के लिए इससे जब एक और णिच का जब प्रयोग किया जाएगा, ये जो धातु है ना, ये धातु तो पचती के अर्थ को दे रही है, प्राकृत अर्थ को दे रही है। प्राकृत मानी पचती का जो अर्थ है उस अर्थ को बता रही है। प्रकृति में होने वाला जो अर्थ पच धातु का जो अर्थ है उसको दे रहा है ये। इसका भी एक बहिर्भूत जो प्रयोजक व्यापार है उसको कहने के लिए जब णिच आएगा तो ये उसमें फिर ये नहीं चाहते हैं। क्षीर अवि को कहने के लिए प्रत्यय ये निपातन नहीं चाहते हैं। लिख रहे हैं सातिरयम अकर्म का कर्म कर्तृ विषय से पचेर अर्थे वर्तते स ण्यंतो भी प्राकृतम पच्यर्थम आह। ण्यंत भी प्रकृति में होने वाला जो पच्यर्थ है उसको ही कहता है ण्यंत भी। श्रायति का भी अर्थ पचती होता है। तदत्र द्वयोरपि श्रितमिति इष्यते, दोनों को भी श्रितम चाहते हैं। दोनों कौन से? स्रा धातु का भी और श्रपि धातु, स्रा धातु का और श्रपि धातु का श्रितम चाहते हैं। लेकिन पाचैत्री व्यापार को कहने के लिए दूसरा जब णिच आएगा जिसको हम पाचना लक्षण कहते हैं, न कि पाक लक्षण, तब निपातन नहीं होगा। पाक ग्रहणम निपातन विषय प्रदर्शनार्थम, जो सूत्र में पाके पढ़ा है वो निपातन के विषय को बता रहा है। क्षीर और हवि को कहने के लिए होगा, यवागु इत्यादि को कहने के लिए नहीं होगा। एक पाचैत्री व्यापार होता है, एक पक्त्री व्यापार है, दो व्यापार हैं। पक्त्री व्यापार को कहने के लिए णिच आया है जब स्रा धातु से पहला णिच करते हैं। और इसी को कहा है तत्रयम अकर्म का शातिर वर्तते। अकर्मक तो उससे भी पहले की स्थिति है। अकर्मक तो कर्म कर्तृ विषयक पच धातु का अर्थ है। इससे भी पहले वाली 3 स्टेज हो गई। जब कर्म कर्तृ विषयक पच धातु होती है तब तो श्रा धातु का मूल बिना णिच के जो अर्थ है वो श्रा धातु का अर्थ होगा, पक रहा है। नहीं, कर्म कर्तृ विषयक पच धातु, कर्म कर्तृ विषयक पच धातु का अर्थ होता है ओदन पक रहा है, ओदन पक रहा है। और फिर णिच लाते हैं तो ओदन पका रहा है, और फिर एक और णिच लाते हैं तो ओदन पकवा रहा है, ऐसा अर्थ होगा। ओदन पक रहा है, ओदन पका रहा है, ओदन पकवा रहा है, हैं? पच धातु का प्रयोग करते तो सीधा एक ही णिच में काम चलेगा, पकवा रहा है। देवदत्ता ओदनम पचती, यज्ञदत्ता देवदत्तेन ओदनम पाचयति, तो इसका अर्थ है यज्ञदत्त देवदत्त से ओदन पकवा रहा है। एक णिच में ही काम चलता है, यहाँ 2 णिच लाने पर वो अर्थ मिलेगा हमको। 2 णिच लाने पर जो पच धातु से एक णिच ला करके अर्थ निकलता है वही अर्थ स्रा धातु से या श्रई धातु से 2 णिच लाएंगे तब वहाँ पहुँचेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्रा धातु का जो पाक अर्थ यहाँ पर दिया है ना, ये पाक विक्लिति लक्षण पाक है, न कि विक्लेदना लक्षण पाक। स्रा पाके में जो पाक है, पाक तो दोनों है, विक्लिति लक्षण भी और विक्लेदना लक्षण भी। विक्लिति लक्षण पाक वो होता है जो फलनिष्ठ है, फल में जो स्थित है। धातु के 2 भाग होते हैं ना, फल और व्यापार। तो विक्लिति जो है वो ओदननिष्ठ है ना, विक्लिति ही फल है, समझो विक्लिति ही फल है। तो हम जब ये कहते हैं कि ओदन पक रहे हैं तो यहाँ विक्लिति ओदन में दिखाई जा रही है। विक्लिति का मतलब गलना, गलना पकना। यहाँ पर पाक शब्द का अर्थ है गलना और पाक शब्द है गलाना।
और तीसरा है गलवाना। तो वो जो गलवाना है वो हाँ ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, गलना में और गलाना में दोनों जगह हो जाएगा। जब हम यूं कहते हैं गलना तो विक्लिति लक्षण पाक, जब कहते हैं गलाना तो विक्लेदना लक्षण पाक, और जब हम कहते हैं गलवाना तो पाचना लक्षण पाक। तीन पाक के रूप हो गए, विक्लिति लक्षण, विक्लेदना लक्षण, पाचना लक्षण। पाचयिता का भी जो व्यापार है वो पाचना लक्षण कहलाएगा। एक तो पक्त्री व्यापार, एक पाचयित्री व्यापार। तो पक्त्री व्यापार तो यहीं पर पूरा हो गया जब श्रा धातु से णिच आया, और श्रा धातु से बिना णिच के जब प्रयोग करेंगे तब तो कर्मकर्ता वाली जो पच धातु होती है ना वो अर्थ देगी। विक्लिति गलना, ओदन अपने आप गल रहा है, देवदत्त ओदन को गला रहा है। ये जो पचती, देवदत्त ओदनम पचती का अर्थ यही तो है, देवदत्त ओदन गला रहा है, पका रहा है मतलब गला रहा है। और वहां कहेंगे तो स्त्रई धातु का सपयति बनेगा, वहां भी आदेश उपदेशित आकार आदेश होकर के श्रायति। यहाँ पर जो लिखा है वो तो वैसे स्तिप निर्देश करेंगे तब श्रायति की बात है। श्रायते जो लिखा था ना उसमें तो श्रायति भी ना होकर के यहाँ भी श्रपयति होगा। मित संज्ञा जब हो जाएगी श्रई, श्रपयति का मतलब पचती, और एक और श्रपयति, वो रूप में अंतर नहीं पड़ेगा, उसका भी श्रपयति रूप बनता है। चुरादिगण वाली जो धातु है स्त्रई पाके, स्त्रई पाकेति चोरादौ घटादिष्वपि मित्वार्थ श्रापाकेति पठ्यते, श्रापाकेति अदादौ पठ्यते, स्त्रई पाकेति चुरादौ पठ्यते, ऐसे लिखा है। हाँ लिखा तो है न्यास में भी, श्रापाके इत्यादौ पठ्यते घटादौ च मित संज्ञार्थम कैश्चित् चुरादौ अपि। कैश्चित् चुरादौ अपि जो लिखा है वो ध्यान देने योग्य। ये देखना पड़ेगा घटाद्यय ओमितः, जहाँ ये वादिगण के अंतर्गत जहाँ वहाँ वादिगण में तो स्त्रापा के पड़ी है, और श्रैपा के दो अभी मैंने सुनाया था ना, धेटादि धातु में स्त्रई धातु भी पड़ी है, पर ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया ना, कुछ लोग मानते हैं चुरादिगण में इसको। तो सामान्य करके सबको ले लिया है। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा यहाँ नहीं व्यवधान डालती है। निपातन सामर्थ्य से लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं ली जाती है। श्रायतेरपि कृतात्व से तद रूपम भवति। अच्छा, श्रायते जो पढ़ा है ना, ये श्रायते भ्वादिगण वाले का तो श्रायती रूप ही बनेगा। जैसे धेट धातु का हम धयति बनाते हैं तो स्त्रई धातु का श्रायती रूप ही बनेगा, पर मैंने इसलिए श्रायते किया कि चुरादि देख करके, स्त्रई पाकेति चुरादौ पठ्यते ऐसा जो लिखा है ना, इसके कारण मैंने कहा कि चुरादि में तो श्रायती नहीं बनेगा, वहाँ तो श्रायती या श्रपयति दो रूप बनने चाहिए। मतलब अनुकरण मान करके इसका रूप चलाया फिर श्रायतेरपि। नहीं, श्रायती तो स्तिप निर्देश है, अनुकरण मत बोलो, स्तिप। श्रायतेरपि कृतात्व से तद रूपम भवति। यहाँ जो ये लिखा है श्रायती, ये तो फिर श्रई पाके भ्वादिगण की धातु का रूप बन सकता है, पर ऊपर लिखा था चुरादो, इसलिए मैं शंका में पड़ गया। अब जब भ्वादिगण में देखेंगे श्रई पाके तो श्रायते भी ठीक है, और परस्मैपदी है, श्रायती का स्तिप निर्देश है वो तो। और यदि हो चुरादिगण की हो तब तो फिर शायति भी नहीं बनेगा, फिर तो आदेश उपदेशित आकारादेश होकर पुकागम होकर श्रपयति बनेगा फिर तो, है ना। चुरादो ये भ्वादि की है, चुरादो का तो फिर वही श्रपयति रूप बनेगा, शायति तो फिर नहीं बनेगा।
हैं। आगे एक बात लिखी है इन्होंने, ण्यन्तस्य च अण्यन्तस्य के ऊपर लिखी है। मूल जो अर्थ दिया है ना, श्रापाके इत्यस्य धातु अण्यन्तस्य च अण्यन्तस्य पाके अभिधेयकता प्रत्यय परता श्री भाव निपात्यते अण्यन्तस्य च अण्यन्तस्य पर लिखा है। तथा च उक्तम, जैसा कि वार्तिककार ने कहा है, स्त्रा स्त्रप्यो श्री भाव निपात्यते। वार्तिककार ने कहा स्त्रा और स्त्रपी को श्री भाव निपातन है, श्रा और श्रपी को। अतएव प्रकृतम संप्रसारणम एव न वीतम, इसी कारण से ऊपर से अनुवर्तमान संप्रसारण विधान नहीं किया। श्रपेर अभी श्रितम इत्येव यथा स्यात्, निपातन करने का प्रयोजन ये है कि श्रपी धातु को भी श्रितम ही बने। यदि विभाषा इत्येतद् अत्र अनुवर्तते क्षीर हविषो अन्यत्र च विकल्प प्राप्नोति सर्वत्र, उसके लिए व्यवस्थित विभाषा बता दिया। यदा तू क्षीर हविषो नित्यम श्री भाव भवति अन्यत्र न भवति, यदा तू बाह्य प्रयोजके द्वितीयोनिज उत्पद्यते। मूल काशिका में हम अपि देख रहे हैं, न्यास में भी अपि पाठ है, पद्मंजरी के अनुसार यदा तू पाठ जच रहा है। अपि कहेंगे तो भी तू अर्थ में ले सकते हैं, यदापि यदा तू। इससे पता चल रहा है पाठों का, पद्मंजरी में जो प्रतीकें दी गई हैं ना, उससे पाठ का निर्धारण होता है। यदापि यदा तू ऐसा लिखा है ना, तो यदा तू इत्यादि प्रयोजक व्यापारा प्रेषणादि लक्षणा उपचारेण प्रयोजक शब्देन उक्ता। प्रयोजक का जो व्यापार है प्रेषणादि रूप उपचार से प्रयोजक शब्द से कह दिया, अर्थात कार्य में कारण का उपचार कर दिया है, कार्य में कारण का उपचार कर दिया है। ठीक है। वो जो प्रयोजक व्यापार प्रेषणादि लक्षण उपचार से प्रयोजक शब्द, तस्य च बाह्यत्वं बहिर्भूत निज व्याप्यत्वात्, उसका बाह्यत्व क्यों कहा है? उसको बाह्यत्व इस दृष्टि से कहा है, इसका जो पच धातु का अर्थ है उससे बहिर्भूत हो गया। तस्य च बाह्यत्वं बहिर्भूत निज व्याप्यत्वात्, प्राकृत अर्थ से बहिर्भूत होता है, प्राकृत अर्थ के अंतर्भूत नहीं होता है। वो प्राकृत अर्थ के ही अंतर्गत आ जाता है। प्रकृति का जो अर्थ है वही इस णिच का अर्थ है, लेकिन जब वो प्राकृत अर्थ से अन्य अर्थ को कह रहा है, अर्थात प्रयोजक व्यापार को कह रहा है, दूसरा णिच आता है ना। पहला णिच तो प्रयोजक व्यापार को नहीं कह रहा ना, आपने देखा। पहला णिच जब आता है स्त्रा धातु से, तो प्रयोजक व्यापार को न कहकर किसको कह रहा है? पक्तृ व्यापार को कह रहा है, पक्तृ व्यापार को। और बिना णिच के स्त्रा धातु का अर्थ जो है वो पक्तृ व्यापार को भी नहीं कहा जा रहा है, वो तो अकर्मक जो पच धातु का वो जो रूप है ना, कर्म कर्तृ विषयक विक्लिति लक्षण, हाँ, स्वयं ही ओदन पक रहा है, उस तरह का प्रयोग हो रहा है। तो प्रयोजक व्यापारेण आप्यमानस्यापि प्रयोज्यस्य कर्म संज्ञा न भवति। श्रपितम क्षीरम देवदत्तेन, यहाँ पर जो प्रयोज्य है उसकी कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई? प्रयोजक व्यापार के द्वारा जो कर्तुरीप्सितमम कर्म से यहाँ पर कर्म संज्ञा क्यों नहीं हो रही? तो कह रहे हैं कि वो नियम कर रखा है कि कर्म संज्ञा हो तो केवल गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मक, शब्द कर्माकर्मक अणिकर्ता शरणो, केवल इन्हीं में हो, अन्यत्र ना हो। प्रयोजक व्यापारेण आप्यमानस्यापि प्रयोज्यस्य कर्म संज्ञा न भवति गति बुद्धि प्रत्यवसान नियमात्। कथम पुनः ण्यन्तस् निपातन लभ्यते यावता पाकैतुच्यते ण्यन्तेन च पाचना विधीयते। कहते हैं यहाँ ण्यंत से निपातन कैसे कर दिया, जबकि पाके कह रहे हैं, और ण्यंत के द्वारा पाक नहीं कहा जाता, ण्यंत के द्वारा तो पाचना कहा जाता है, पाक नहीं कहा जाता। अथ पाचनायाम अपि गुणभूता पाका प्रतीयते तदाश्रयम निपातनम स्यात् यद्येवं द्वितीय पीणिची प्रसंग। यदि आप ये कहते हो कि पाचना में भी तो गौण रूप से पाक है,
पकाने में भी, किसी के द्वारा पकवाने में भी पाक तो हो ही रहा है, गौण रूप से हो रहा है। प्रधान जो है पकवाना है, गौण रूप से पकना भी है। कहते हैं ऐसा यदि कहोगे तो दूसरा नीच आएगा तो वहां पर भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। द्वितीय नीच आएगा ना, तो वहां पर भी पकवाना प्रधान है और पकना भी गौण रूप से है, तो वहां क्यों नहीं कर रहे फिर? आप जब गौण में भी कर रहे हो तो वहां भी करो, क्योंकि ये तो न्याय की बात होगी कि भाई वहां कर रहे तो वहां भी करो। फिर ऐसा थोड़ी है कि वहां पकना अर्थ गम्यमान ही ना हो, पकना भी तो गम्यमान है। और यूं कहते हो कि भाई गुणभूत होने से प्रधान भूत जो पाक था उसमें चरितार्थ निपातन यहां कार्य नहीं करेगा। गुणभूत हो गया पकना अर्थ, और प्रधान भूत पाक जहां प्रधान रूप से हमको मिलता है वहां सूत्र ने अपना कार्य कर दिया। प्रधान कहाँ मिला? पकना। श्रितम क्षीरम, खीर पक गई या खीर दूध पक गया। यहाँ पर दूध पक गया, यहाँ पर प्रधान रूप से पकना अर्थ हमको मिल रहा है, तो पाक में चरितार्थ निपातन यहाँ अपना कार्य नहीं करेगा, जो कि द्वितीय नहीं चाहता है ना। तो प्रथम में भी नहीं होना चाहिए, उभयतस पासा रज्जु बोलते हैं, दोनों तरफ जिसका फंदा लग जाए। यदि आप पाक को गौण मान करके और द्वितीय णिच में निपातन नहीं करते हो, श्रितम रूप नहीं बनाते हो द्वितीय णिच आने पर, तो प्रथम णिच में भी नहीं करना चाहिए। यदि प्रथम णिच में करते हो, प्रथम णिच में यदि निपातन कर देते हो तो द्वितीय णिच में भी करना चाहिए। और द्वितीय णिच में यूं कह देते हो कि पाक गौण हो गया है, तो गौण तो प्रथम में भी हो रहा है, तो वहां पर भी नहीं करना चाहिए। और ये कहते हो, हेतु ये देते हो कि भाई पकवाने में भी पकना तो है गौण रूप से, तो हम ये कहेंगे कि दूसरे णिच में भी पकना तो है गौण रूप से। ऐसा थोड़ी कह सकते हो पकना नहीं है। तो इस तरह से वक्तव्य व विशेषा अथवा कोई विशेष कहना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ पर कहा है, श्रातिरयम, ये अकर्म का कर्म कर्तृ विशेष से अयम अभिप्राय द्विविधा पाका विक्लिति लक्षणा विक्लेदना लक्षणश्च। ये दो प्रकार का पाक है, विक्लिति लक्षण वाला, विक्लेदना लक्षण वाला। विक्लेदना जानते हो कहाँ का रूप है? आप बताओ कहाँ का रूप है विक्लेदना? विक्लिति में विपूर्वक क्लुदु धातु से स्त्रियाम कितिन रूप है विक्लिति, स्त्रियाम कितिन। विक्लेदना, विक्लेदना कहाँ का है? लुट में टा कैसे हो रहा है? विक्लेदना में न्यासरंथो युज प्रत्यय हो रहा है, पाचना विक्लेदना। प्यापी विभाषते ओप्यायी वृद्धो धातु को निष्ठा में पी आदेश विकल्प से होता है। पीनम मुखम, पीनो बाहु, पीनम उरह। पीन को बढ़ा हुआ, मोटा है। यह में भी व्यवस्थित विभाषा तेन अनुपसर्ग से नित्यम भवती। ये व्यवस्थित विभाषा है, जब उपसर्ग रहित होगी तो नित्य पी आदेश हो जाएगा, और उपसर्ग होगा तो पी आदेश होगा ही नहीं। आप्यानस चंद्रमा, चंद्रमा बढ़ा हुआ का मतलब है जब वो पूर्णिमा के आसपास होता है। आंग पूर्व से अंधु ऊदसोर भवते, तथा दूसरा एक और विकल्प दे, एक व्यवस्था दे रहे हैं। आंग पूर्वक जब ये प्याई धातु होगी, व्यवस्थित विभाषा होने से नित्य होगा। व्यवस्थित विभाषा तो कार्यों की व्यवस्था कर ली जाती है, कहीं नित्य, कहीं नहीं, कहीं विकल्प। उसके तीन रूप हो सकते हैं ना, कहीं नित्य, कहीं विकल्प, कहीं नहीं।
तो ये तीन रूप दिखा तो रहे हैं कि जब अनुपसर्ग होगी तो नित्य हो जाएगा, उपसर्ग होगा तो होगा ही नहीं, और एक उपसर्ग जब होगा तो वहाँ पर नित्य ही हो जाता है आंग पूर्वक। और वो भी अंधु और उधस को कहने के लिए, अंधु कूप को कहते हैं, कुएं को कहते हैं। तो आपीनम भरा ऊपर आ जाता है ना पानी जब कभी कभी कुएं में, अंधु अंधु कुआं जब ऊपर पानी आ जाता है बरसात में, आपीनो अंधु आपीनम उध। ऊद जैसे ये गाय प्रसव के समय हो रही है ना उसकी स्थिति, उसको आपीनम उध कहते हैं। लेडिंगोश्च विभाषा इति निवृत्तम प्यायापि इत्येतत् च शब्देन अनुकृष्यते। च शब्द से प्यायापि ला रहे हैं, लिट और यंग के पर रहते प्यायापि आदेश भवति आपिप्यापि प्याते आपिप्पिरे। परत्वात् पी भावे कृते पुनः प्रसंग विज्ञान दुर्वचनम एरने का जो एणादेशा। जैसे ओप्यायी धातु है ना, ई और ओ अनुबंध का क्या प्रयोजन है? ई अनुबंध और ओ अनुबंध का है, ई का प्याया पी आदेश, परत्व से पहले पी आदेश होगा, लेटस तजयो रेशी रेच, तय के स्थान में एश हो गया, और फिर इको एणची एणादेश और इयंगादेश होगा। और फिर जो है पुनः प्रसंग विज्ञान से दुर्वचन होगा, दुर्वचनेची, दुर्वचनेची होकर के पी पी ए ह्रस्वा एरने का जो संयोग पूर्व से, संयोग धातु का संयोग पूर्व नहीं है जिसके ऐसा इकार तदंत अनेकाचन को यणादेश होता है, मिला दीजिए। पिप्पे पिप्प्याते पिप्पीरे, पिप्पे पिप्प्याते पिप्पीरे। और यंग का आपे पीयते आपे पीयते आपे पीयन्ते, विभाषा श्वे। लिट और यंग के पर रहते श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। सुषाव शिश्वाय, शुशुवतु शिश्वीयतु, सुषाव शिश्वाय शुशुवतु शिश्वीयतु। सुषाव शिश्वाय दो रूप बन रहे हैं, देखो स्वी को संप्रसारण होगा तो शु, और ये ई को संप्रसारणात् से पूर्व रूप, और शव वृद्धि, और एचो यवा यावा, ये नल है, ये नल है, ये तिप के स्थान में नल है। और इसको दुर्वचनेची शव शव, एचो यवा यावा, एचा एक रस्वादेश है, रस्वा होगा तो सुषाव, और दूसरा रूप शिश्वाय। नल, श्री को वृद्धि, श्वाय उसी तरह से हो रहा है, और इसको स्वई, हलादिशेषा शिश्वाय। इसी तरह शोषुयते शेषवीयते, संप्रसारण हो गया यंग में, यंग में संप्रसारण हो गया शु, अकृतसार धातु गए दीर्घ,
पूर्वाभ्यास हलादि शेषा ह्रस्वा गुणो इंग लुको सो सूयते हैं। शेष स्वीयते, जब संप्रसारण नहीं होगा तो स्वीय स्वीय, श्वी को अक्रसार दीर्घ होकर के शेष स्वीयते शो शूयते। लिटि यजादित्वात् किति नित्यम प्राप्तम तत् सर्वत्र विकल्प होते। उभयत्र विभाषा है। लिट में जो है, लिट में उभयत्र विभाषा कैसे है? ये यंग में तो संप्रसारण प्राप्त नहीं था, वचिष्ठ पे यजादि नाम किति कहा है। हाँ? ग्रहिज्यादि धातुओं को तो गित और कित दोनों में हो जाता है, पर वचिष्ठ पे यजादि धातुओं को केवल कित में होता है। तो यंग में तो अप्राप्त विभाषा है। यंग में जैसे श्वी यंग, ये तो अप्राप्त विभाषा है। और लिट में कित में यजादि होने से नित्य प्राप्त था। वचिष्ठपि यजादि नाम किति, कित कौन से हैं? श्वी धातु से। लिट जो है कौन सा? कित। सार धातु अपित अपित गिंतवत होता है, लिट में तो आर धातु है, कैसे हो जाएगा? हाँ, धातु से उत्तर अपित लिट कित होती है। हाँ, जैसे हो जाएगा हैं? अतुस हो जाएगा। तो ये क्या है? ये कित। तो इस तरह उभयत्र विभाषा है। यदा च धातोर न भवति तदा लिट अभ्यासो वैसाम इति अभ्यासस्यापि न भवति। जैसे श्वी श्वी दुर्वचन हुआ, जब धातु को नहीं हुआ, धातु को नहीं हुआ ना, तो फिर अभ्यास को लिट अभ्यासो वैसाम होगा या नहीं होगा, ये विचार कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि संप्रसारण की बात चल रही है कि संप्रसारण वचिष्ठपि यजादि नाम किति और आगे लिट अभ्यास वैसाम, वैसाम ग्रहण से वहाँ पर कहा है कि अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है, तो यहाँ होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो काशिका की आखिरी पंक्ति पढ़ो, विभाषा श्वे यदा च धातुर न भवति, जब धातु को संप्रसारण नहीं होता तब लिट अभ्यासो वैसाम इति अभ्यासस्यापि न भवति। ये वचन ही है बस, न भवति इष्टि है ऐसी। धातु जैसे स्वी और ये तो विकल्प से इसको संप्रसारण होता है ना। जब संप्रसारण इसको हो गया तब तो सुषाव रूप बना, और इसको संप्रसारण नहीं हुआ तो स्वी स्वी दुर्वचन हुआ। अब अभ्यास के स्वी को लेट अभ्यास वैसाम पता है, उसकी शर्त तो घट रही है, वैसाम का है और फिर उसी के लिए है। वहाँ पर ये कहा है कि अभ्यास को संप्रसारण होता है, लिट के परे रहते, तो शर्त तो घट रही है। लिट के परे थे वचिष्ठपि यजादि के अभ्यास को संप्रसारण होता है, घट रही। किता कित की कोई बात है ही नहीं। तो अभ्यास को संप्रसारण तो प्राप्त है, तो होता है या नहीं होता? प्राप्त है। तो इसमें इष्टि है ऐसी, यूँ समझो नहीं होता है। ठीक है जी। लिट अभ्यासो वैसाम इति अभ्यासस्यापि न भवति, ये पूरी इष्टि है। यदा धातोर न भवति तदा लिट अभ्यासो वैसाम इति अभ्यासस्यापि न भवति, ये पूरा वाक्य इष्टि के रूप में कहा गया है। ऐसी इष्टि है।
वार्तिककार ने भी बनाया स्वेर लिटि अभ्यास लक्षण प्रतिषेधा। श्वी धातु को लिट में अभ्यास लक्षण का प्रतिषेध करना चाहिए। भाषा स्वेति वर्तते सन परे चंग परे णौ परता स्वैतिर धातु विभाष संसारणम भवति। सन परकणी के पर रहते और चंग परकणी के पर रहते। सन परकणी कहाँ पर आता है भाई? सन परकणी का मतलब क्या है? श्वी धातु है, ये णिच है मान लीजिए, पहले णिच किया ना हेतु की प्रेरणा को कहने के लिए। श्वी को निजंत में रूप क्या बनेगा? स्वी हो जाएगा। स्वी को स्वी स्वायति। इसका स्वायति, इसका जो है विग्रह बताना। स्वायति का विग्रह, स्वायति का विग्रह बताओ। जैसे रामा स्वयति, क्या है ये? टोस्वी परस्मैपदी है। टोस्वी रामा स्वयति। स्वयंतम रामम कृष्ण प्रेरयति। स्वयंतम रामम कृष्ण प्रेरयति इति कृष्ण रामम, कृष्ण रामम श्वायति, ऐसे विग्रह होगा ये। और फिर आएगा श्वाययितुम इच्छति, यहां से श्वाययितुम इच्छति। इससे सन आ जाएगा। अब ये दो रूप बनेंगे, शुषावई सती शिश्वायी सती। ठीक है। और यदि हम आगे आने वाले प्रत्यय को पहले ही निमित्त मान लें तो शिश्वायी सती का तो विग्रह होगा स्वायी तुम इच्छति, और शुषावई सती का विग्रह होगा श्रावई तुम इच्छति। आगे आने वाले निमित्त को लेकर पहले ही संप्रसारण कर दिया है। जैसे अभी तो सन परक नीच अपने पास अभी नहीं आया है। जब हम कहते हैं स्वायी तुम इच्छति या श्रावई तुम इच्छति तो हमारे पास सन प्रत्यय नहीं आया है, आएगा ऐसा मानकर पहले ही संप्रसारण कर देंगे। स्वायी तुम इच्छति, यहाँ तो संप्रसारण है ही नहीं, यहाँ तो कहने की जरूरत नहीं कि पहले ही संप्रसारण कर देंगे। पर श्रावई तुम इच्छति शुषावई सती का विग्रह हम श्रावई तुम इच्छति दिखा सकते हैं। श्रावई तुम में केवल णिच है ना, श्रावई तुम में णिच है और णिच में संप्रसारण होता नहीं, लेकिन हम बुद्धि में मान रहे हैं कि अभी आएगा, तो ऐसा करके आगे आने वाले निमित्त को देख करके पहले ही वो कार्य कर देते हैं। शुषावई सती नौच संचंगो सन परक चंग परगणी के परते श्वेतर विभाष संसारण भवती। शुषावई सती एक दूसरा उदाहरण होना चाहिए था, दिया नहीं। शुषावई सती के बाद से श्वायी सती दिया नहीं। चंग का उदाहरण अशुषवत अशिष्वियत संप्रसारणम संप्रसारणाश्रय कार्यम च बलियो भवति वचनाद अंतरंगम वृद्ध्यादिकम संप्रसारणेन बाध्यते कृते तु संप्रसारणे वृद्धि आवादेशा तथा औपूर्ण जपरिते तद्वचनं ज्ञापकं नौकृतं स्थानिवत् भवति नौकृत स्थानिवत् भावस्य इति स्थानिवत् भावात् सुशब्द। णौ जो है स्वयति की अपेक्षा से परसप्तमी है, संचंगो णी की अपेक्षा से परसप्तमी है। इस तरह सन परे चंग परे णौ परता अर्थ आ जाएगा।
जैसे स्वी णिच चंग पद विभज्यान्वाख्यान बोलते हैं इसको। क्रमेण अन्वाख्यान जब मानेंगे ना, क्रमेण अन्वाख्यान मानेंगे तब तो नहीं होगा। क्रमेण अन्वाख्यान होता है एक पद विभज्यान्वाख्यान, वाक्य विभज्यान्वाख्यान, 3 अन्वाख्यान प्रकार हैं। अन्वाख्यान के 3 प्रकार हैं। क्रमेण अन्वाख्यान, क्रम से कार्य करते चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ। धातु से प्रत्यय लाए, फिर जो कार्य हुआ कर दिया, फिर एक प्रत्यय लाए, फिर एक कार्य कर दिया, तो क्रमेण अन्वाख्यान। पद विभज्य अन्वाख्यान होता है पूरे पद का एक ही बार में आप विभाग दिखाना पड़ता है कि स्वी धातु णिच प्रत्यय चंग ऐसे एक ही बार में दिखाना है। पद विभज्य अन्वाख्यान, क्रम से आगे नहीं बढ़े, एक ही बार। हैं? ठीक है। वाक्य में पूरे वाक्य का है एक साथ। हाँ, वाक्य विभज्य अन्वाख्यान। तो वाक्य विभज्य अन्वाख्यान जब करेंगे तो कभी भी स्वगमिष्यति नहीं बनेगा। वाक्य विभज्य अन्वाख्यान करेंगे तो स्वगंता ही बनेगा, स्वगमिष्यति, स्वगमिष्यति नहीं बनता। क्योंकि पूरा वाक्य को सामने रखोगे तो स्व उपपद रहते अनदतने लुट ही होगा, लिट नहीं हो सकता। लिट से लिट होता है ना, कब होता है? जब क्रियार्थ क्रिया उपपद न हो, शेष क्रिया के लिए क्रिया उपपद न हो, और तब लिट होता है। और अनद्यतन लुट होता है। अनद्यतन भविष्यत काल में लुट होता है। तो अनद्यतन भविष्यत काल गम्यमान है यदि नहीं, अनद्यतन भविष्यत काल विद्यमान है यदि हम एक ही साथ अन्वाख्यान कर रहे हैं। हम पूरे इसका एक ही साथ अन्वाख्यान कर रहे हैं तो अनद्यतन भविष्यत काल विद्यमान है, तो लुट हो जाएगा, लिट नहीं होगा। वो कोई भी उपपद नहीं मानता। हाँ, क्रमेण अन्वाख्यान यदि करेंगे या पद विभज्य अन्वाख्यान करेंगे, पद विभज्य अन्वाख्यान में पहले ही हमने सामान्य रूप से लिट से लिट कर लिया, फिर बना लिया, फिर वाक्य में उसका प्रयोग कर दिया। पद विभज्य अन्वाख्यान, पद का हमने संस्कार कर लिया और बाद में फिर उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर श्वी को चंग परक, सूत्र में यही कहा है, सन परक चंग परक। सन परक का उदाहरण, सन परक णिच के पर रहते, और ये सन जो है ये धातु अनेकाच से इसलिए इटागम हो जाएगा, और इडादी हो गया तो यहाँ नेरनिटी नहीं होगा। णिच को मान करके स्वी को स्वई, एचो यवा याव, और इसको गुण, एचो यवा याव। ठीक है, ये पूरी धातु हुई, स्नाद्यंता धातु। अब हम क्या करेंगे? संज्ञको से दुर्वचन करेंगे। तो संज्ञ को दुर्वचन करते समय नौ कृतम स्थानीवत भवती लग जाएगा। णी के वरे रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत होता है। तो यहाँ णी के पर रहते क्या कार्य किया है? णी के पर रहते स्वी को वृद्धि आदि किया है ना, वृद्धि आदेश किया है, तो इसको स्थानीवत हो जाएगा। स्वी
उत्तरखंड में स्वी होकर के फिर वही रूप बन जाएगा। अभ्यास कार्य कर दो, शिष्वाय सती, यहाँ पर नौ कृतम स्थानीयवत लग जाए, नी के पर किया कार्य स्थानीयवत हो जाता है। और जब हम संप्राण कर देंगे तो शु, शु को शौ, एचो यवा याव, ई को ए को अय, ऐसे स्थिति पहुंच गई। ठीक है, अय और ये स, और फिर इसको क्या किया, नवकृतम स्थानीयवत भवति है। सुसावैश, श्वी, णिच, णिच को मान करके श्री को चंग परक णी के परे रहते विकल्प से शमशान। जब शमशान नहीं होगा तो नवकृतम स्थानीयवत उसी तरह से अशिष्टवियत रूप बनेगा। इसको उपधारस हो जाएगा, इसको पहले उपधारस हो गया, णिच चंग त, ये स्थिति है। अब जो है नवकृतम स्थानीयवत, जब चंगी सूत्र लगाएंगे नवकृतम स्थानीयवत भवति, तो स्वई, स्वय, णेरटी नीलोप हो गया। पूर्व अभ्यास ऐचाई ह्रस्वा, ह्रस्वा सूत्र लगा और हलादि शेषा से वह चला गया, अट आगम हो गया। अशिस्वयत, अशिस्वयत, और यहाँ पर अशिस्वयत एक रूप हुआ, अशिश्वयत अशुषवत। यहाँ पर जो है इसको दीर्घ नहीं हो रहा और यहाँ दीर्घ हो रहा है, क्या अंतर है पता चला? अभ्यास में स्वी, श और व संयोगे गुरु, गुरु अभ्यास हो गया, यहाँ लघु अभ्यास है। लघु अभ्यास हो तो दीर्घ हो जाता है, गुरु अभ्यास हो तो नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है कि अशुषवत अशिष्वियत शमशानम शमशानाश्रयम से बलियो भवति, इस वचन से अंतरंग वृद्धि आदि को भी शमशान बांध लेता है। शमशान के द्वारा वृद्धि आदि को बांध लिया जाता है। जैसे शमशान पहले हो गया शु, यद्यपि श्वी णिच है ना, तो णिच को मानकर णिच मात्र की अपेक्षा करने वाली जो अचोणित वृद्धि है उसके द्वारा संप्रसारण बांध लिया जाएगा। और तब जो है पुनः प्रसंग विज्ञान से कृतेतु संप्रसारणे वृद्धि आवादेशा, पुनः प्रसंग विज्ञान से वृद्धि और आवादेश होगा। संप्रसारण कर लिया, अब इसको वृद्धि होगी और आवादेश होगा। कृतेतु संप्रसारणे वृद्धि आवादेशः। ततः ओपुण जपरे इत्येतद् वचनम ज्ञापकम, वहाँ पर एक ज्ञापक दिया है, 7वें अध्याय में मैंने पढ़ा है। वो ज्ञापक णोक कृतम स्थानीवत भवति, णी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत हो जाता है। स्थानीवत भावात शु शब्दोद्रुच्यते। कैसे निकालोगे ज्ञापक बता सकते हो? क्यों भाई, ज्ञापक कैसे निकालोगे? वहाँ पर ये कहा है अवर्ण परक पवर्ग यण जकार के पर रहते वर्णांत अभ्यास को इकारादेश होता है सन परे रहते। सूत्र का अर्थ किया है मैंने। अवर्ण परक पवर्ग यण जकार के परे रहते वर्णांत अभ्यास को इकारादेश होता है। तो वर्णांत अभ्यास तब मिलेगा जब नवकृतम स्थानीवत आचार्य देख रहे हों।
यदि इसको ना देखें तो सारे उदाहरण नहीं मिलेंगे। एक आधा मिल भी सकता है, पिपविशते बिना नवकृतम स्थानिवत के भी मिल सकता है, पर सारे के सारे नहीं मिलेंगे। पवर्ग यण और जकार का, य व र ल और जकार। पवर्ग में तो प फ ब भ म, यण में 4 आते हैं, रे जकार आता है। 10 अक्षर लिए हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए हमारे को। नवकृतम स्थानिवत यदि नहीं देख रहे हैं आचार्य, तो फिर ये जकार का और यण का कई धातुओं का ग्रहण ही व्यर्थ हो रहा है। पवर्ग एक पू धातु में तो मिल जाता है, केवल पू धातु में पिपविशते यहाँ मिल जाता है, वर्णांत अभ्यास बिना नवकृतम स्थानिवत के भी, लेकिन सब में नहीं मिलता। पू में मिल जाता है, सब में नहीं मिलता।